नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। कल हम कोशिका और उसका विभाजन के बारे में पढ़ रहे थे। कल हम 15 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार का लवक पुष्पों के दल, पुंज और फलों के छिलकों में पाया जाता है? तो किस प्रकार का लवक है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या कोई नहीं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपना क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो लवक होता है पुष्पों के दल, पुंज और फलों के छिलकों में पाया जाता है। ये रंगीन लवक है, पुष्पों के दल पुंज में पाया जाता है। इसी कारण इसे कीट दल पुंज आकर्षित होते हैं। दल पुंजों में रंग एंथोसायनिन वर्णक के कारण होता है। जो दल पुंजों में रंग होता है ना, अलग अलग रंग के, लाल, पीले, नीले, हरे, वो एंथोसायनिन वर्णक के कारण होता है। और टमाटर, मिर्च और गाजर का रंग लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर, गाजर का, मिर्च का रंग लाइकोपीन के वर्णक के कारण होता है। इनमें लाइकोपीन वर्णक पाया जाता है। और इसके अलावा कैप्सिथीन, कैरोटीन वर्णक, ये भी एक प्रकार के वर्णी लवक है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम, लाइसोसोम, स्पिरोसोम, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1। तो राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कोशिकांग जिसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, यानी दोहरी झिल्ली से युक्त होता है, कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, स्पिरोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो ऑप्शन नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इसके अलावा एक और है हरित लवक, उसमें भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। क्लियर है? ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में उंगली नुमा प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन्हें क्रीटी कहते हैं। और इसमें सूक्ष्म कण लगे होते हैं। जो क्रीटिनुमा मतलब जो प्रवर्ध निकले होते हैं, उसमें सूक्ष्म कण निकले हुए होते हैं, उन्हें F1 कण कहते हैं, जिनमें ATP एंजाइम होते हैं, जो ATP का संश्लेषण करते हैं, यानी ATP को बनाते हैं। ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण का काम करते हैं ये F1 कण माइटोकॉन्ड्रिया में। और अपनी ऊर्जा का निर्माण खुद ही करते हैं, दूसरों से नहीं लेते हैं। ATP का निर्माण खुद ही करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप भित्ति निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? सेलुलोज, स्टार्च, एमाइलेज, सुबेरिन। तो आंसर हो जाएगा सेलुलोज। पादप भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती है। ठीक है। सेलुलोज से निर्मित पादप कोशिका सबसे बाहरी दृढ़ और निर्जीव आवरण बनाती है। जो सेलुलोज कोशिका को निश्चित आकार और प्रदान करती है। कोशिका की प्रकृति वातावरण से रक्षा करती है। और परंतु जंतु कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट बात है। जंतु कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये बात ध्यान रखनी है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती जंतु कोशिका में, जबकि पादप कोशिका में पाई जाती है। वातावरण से रक्षा करती है और दृढ़ और निर्जीव आवरण बनाती है बाहरी, और प्रतिकूल परिस्थितियों में रक्षा भी करती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका का कौन सा कार्य नहीं होगा? तो कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का पाचन नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, या भोजन का अवशोषण नहीं होगा, या अवकरण नहीं होगा। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि जो F1 कण होते हैं वो ऑक्सीकरण का काम करते हैं। जो F1 कण होते हैं ना, वो ऑक्सीकरण का काम करते हैं और ATP का निर्माण करते हैं, अपनी ऊर्जा स्वयं बनाते हैं। तो जब ये नहीं होगा तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट। ये पढ़ी लिए बता ही दिया मैंने आपने। और आपको एक और बात क्लियर कर दे, साथ ही ATP की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP से कहते हैं। और अगर ADP आ जाए तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई यानी 2 और ट्राई यानी 3।
ठीक है। और AMP आ जाए तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसमें एक फॉस्फेट, डाई हो तो दो फॉस्फेट, ट्राई हो तो ट्राई फॉस्फेट। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकल्प मतलब कॉलम मिलाना है। तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री बताओ, मिलाते हैं इसको। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भैया जी, सॉरी, कोशिका मतलब प्रोटीन कहाँ बनता है? प्रोटीन राइबोसोम में बनता है, जहाँ पर 70S और 80S इकाइयाँ लगी होती है और वहाँ पर एमिनो अम्ल आते हैं और मेथिलीन एमिनो अम्ल से श्रृंखला शुरू होती है और प्रोटीन बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर राइबोसोम में बनता है। कोशिका का रसोई घर हो जाएगा हरित लवक। रसोई घर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह स्वयं भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कोशिका का एटम बम लाइसोसोम को कहते हैं, क्योंकि यह भोजन को पचाने का काम करता है, पर यह अगर आमाशय से निकल जाए तो अपनी कोशिकाओं का भी पाचन कर देते हैं, यानी इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। तो एटम बम हो जाएगा लाइसोसोम। कोशिका यातायात प्रबंधक यानी RTO यानी पुलिसमैन। तो RTO या पुलिसमैन किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी को, यानी प्रबंधक का काम करते हैं। यानी इसमें एक झिल्ली लगी होती है जो पदार्थों को जो आने वाले हैं उनको ही आने देता है, जो नहीं आने वाले होते हैं अनावश्यक पदार्थों को झिल्ली पृथक कर देती है। क्लियर है? कोशिका का नियंत्रक कक्ष। तो नियंत्रक कक्ष कौन होता है? नियंत्रक कक्ष हो जाता है केंद्रक। क्लियर है? कोशिका का बिजली घर। तो कोशिका का बिजली घर यानी माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कोशिका को ऊर्जा कौन प्रदान करेगा? जहाँ से ऊर्जा मिलेगी अब वो हो जाएगा बिजली घर। तो एक बार और मिला लेते हैं। कोशिका की फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। कोशिका का रसोई घर हरित लवक। कोशिका का एटम बम लाइसोसोम। कोशिका का यातायात प्रबंधक गोल्जी बॉडी। नियंत्रक कक्ष केंद्रक और कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? ठीक है, तो ये याद रखना, पेपर में आ जाते हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्न में से किस अंगक को आत्मघाती थैली कहा जाता है? अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं क्योंकि ये कोशिका का पाचन कर देता है। तो लाइसोसोम अपना आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम एकल झिल्ली परिबद्ध एक गोल संरचना होती है जिसके भीतर लाइसोसोम तरल पदार्थ भरा रहता है जो प्रोटीन, वसा, शर्करा और न्यूक्लियोइड अम्ल का पाचन कर अपघटन कर देते हैं। ये इसमें एंजाइम पाए जाते हैं जो 50 प्रकार के अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं और कोशिका के समस्त पदार्थों का पाचन करने में सक्षम है। मतलब सभी पदार्थों का पाचन कर सकते हैं, कोशिका को उड़ा सकते हैं एक बार में। क्लियर है? अतः ये एंजाइम झिल्ली फटने पर कोशिका की संख्याओं का पाचन कर उन्हें ख़त्म करते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, यानी सेक्सीडाइल बग यानी एटम बम कहते हैं। क्लियर है? एटम बम। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें सबसे बड़े वो सर्वाधिक संख्या में लाइसोसोम पाए जाते हैं? निम्न में से किसमें सर्वाधिक बड़े और सर्वाधिक संख्या में लाइसोसोम पाए जाते हैं? लाइसोसोम ज़्यादा किसमें पाए जाते हैं? WBC में, RBC में, न्यूरॉन में, प्लाज्मा में। तो सबसे ज़्यादा WBC में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कौन से कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो कौन से कोशिकांग है जो मैंने बताया था भी आपको, राइबोसोम में एमिनो अम्ल आते हैं, वो जुड़ते हैं और प्रोटीन श्रृंखला बनती है। तो एक तो राइबोसोम हो जाएगा और एक अंतरपृष्ठीय जालिका हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 यानी अंतरपृष्ठीय जालिका और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा
करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। और राइबोसोम जो खुरदरी अंतःपदवी जालिका पर छोटे छोटे कण होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। राइबोसोम में स्थित राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए केंद्रक से प्राप्त सूचनाओं से अनुवादित कर प्रोटीन निर्माण करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया पिलोमोक्सा, ईस्ट कोशिका वायरस और नीलरिसेवाल। तो आंसर हो जाएगा पिलोमोक्स्मा। क्लियर है, पिलोमोक्स्मा। निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? लवक, सूक्ष्म नलिका, लाइसोसोम, तारकाय। तो लवक यानी हरित लवक या और दूसरे लवक जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अर्ध स्वायत्त शासी यानी सेमी ऑटोनोमस होते हैं। तो कौन सा होता है जो अपना भोजन का निर्माण कर सकते हैं थोड़ा। तो हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया उपयुक्त सभी। तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे कोशिकांग होते हैं जो स्वयं भोजन और ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं और इनमें खुद का डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है। और इनमें 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये अर्ध रूप से स्वायत्तशासी कोशिकांग होते हैं। इनमें स्वयं जनन की शक्ति होती है परंतु कोशिका के अंदर ही रखकर जनन करते हैं। क्लियर है, कोशिका के अंदर ही रखकर जनन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में काफ़ी समानताएं होती है। इनकी उत्पत्ति और वृद्धि भी समान होती है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, निम्न में से वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का कार्य कौन करता है। तो ग्लाइऑक्सिसोम, परऑक्सिसोम, स्पिरोसोम, राइबोसोम। तो ग्लाइऑक्सिसोम जो वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। और स्पिरोसोम वसीय पदार्थों को एकत्रित कर परिवहन और संश्लेषण का कार्य करता है। स्पिरोसोम वसीय पदार्थों को एकत्रित कर परिवहन और संश्लेषण करने का कार्य करता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता ही सही है और प्रोटीन का, और प्रोऑक्सिसोम बाहरी पदार्थों को आवागमन में ये करता है। सही था। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्न में कोशिका के अंतःकंकाल की तरह कार्य करता है। कौन करता है? अंतःपृथ्वी जालिका, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अंतःपृथ्वी जालिका जो कोशिका कंकाल की तरह कार्य करता है। अंतःपृथ्वी जालिका कोशिका द्रव्य में केंद्रक के चारों ओर महीन झिल्ली द्वारा साकित और अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है जो केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के मध्य आवागमन हेतु मार्ग प्रदान करता है, आने जाने देता है मतलब। साथ ही कोशिका के आकार को दृढ़ता प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के किस अंग में आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती है? कौन सा अंग है जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है, इसीलिए इसमें आनुवांशिक सूचना लगी होता है और डीएनए में ही वो सब चीज़ें होती हैं। केंद्रक कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है जिसमें सभी कोशिकाएं सभी कोशिकाएं गतिविधियां नियंत्रण हेतु सूचना, प्रजनन, विकास और उपापचय व जीव के व्यवहार संबंधी आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती है, जिसे केंद्रक अगली पीढ़ी में संचरण हेतु उत्तरदायी होता है। क्लियर है, ओके। तो धन्यवाद, आज हम यहाँ तक ही करेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।